हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिकी संविधान। तो सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में हमें इसका फीचर्स बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड हमसे ये पूछा गया है कि क्या वो ट्रूली डेमोक्रेटिक था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन के जो निर्माण का प्रोसेस था वो बताना है, एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है, एंड वो क्यों फेल हो गया उसका रीज़न भी बताना है। इसके साथ ही आज हम देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि बाकी दूसरे देशों की तरह ही अमेरिका का जो संविधान था उसका मकसद था कि सरकारी एजेंसियों में ना शक्ति ठीक तरह से विभाजित किया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सही ढंग से हो, साथ ही उन पर कुछ लिमिट्स और कुछ चेक्स भी लगाए जाए ताकि पावर्स का जो है अब्यूज ना हो सके और नागरिकों को इन जो आधिकारिक जो दुर्व्यवहार है, ये जो ऑफिशियल एब्यूजेस है, उससे बचाया जा सके। जब अमेरिका को दोस्तों इंडिपेंडेंस मिलता है तब वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की सरकार थी और उसने 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पारित किया ताकि जो 13 कॉलोनीज थी अब वो मिलकर किंग जॉर्ज III के अगेंस्ट में लड़ सके। एंड अब उन 13 कॉलोनीज का एक ही कॉमन गोल था, एक ही लक्ष्य था, ठीक है। और वो क्या था दोस्तों? पहला उनका लक्ष्य था कि अब जो हम गवर्नमेंट बनाएंगे उसको हम इतनी शक्तियां देंगे ही नहीं कि वो गवर्नमेंट जो है मतलब थोड़ी अत्याचारी हो जाए ना, टिरानिकल हो जाए, इतनी शक्तियां ही नहीं देनी। एंड दूसरा है दोस्तों कि वहाँ की जो स्थानीय निर्वाचित जो विधानसभाएं होंगी, जो वहाँ की लोकल इलेक्टेड असेंबलीज होंगी, वही नागरिकों से टैक्स वसूल कर सकती हैं। तो हम देखते हैं फिर कि इस तरह से आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी और राष्ट्रीय सरकार की बात की गई, जिसके पास कुछ शक्तियां होंगी। एंड दोस्तों, कुछ शक्तियां होंगी मतलब कुछ शक्तियां नहीं भी होने वाली है इसके पास। तो यह जो कॉन्फेडरेशन है ये एक लीग ऑफ फ्रेंडशिप था। इस नेशनल गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करने का हक नहीं था दोस्तों, एंड कांग्रेस को पैसों के लिए स्टेट्स पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि ये टैक्स वसूल नहीं कर सकते थे। तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए उनको स्टेट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इस कन्फेडरेशन के पास व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित भी जो शक्तियां थी वो भी नहीं थी, ना ही इसकी कोई कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव थी और ना ही इसकी न्यायपालिका थी दोस्तों। एंड ये अपने कॉइन भी मनी को क्वाइन भी नहीं कर सकती थी, मतलब रुपए नहीं बना सकता था ये कन्फेडरेशन। एंड साथ ही यह जो महासंघ था, ये जो कन्फेडरेशन था, इसका जो लेजिस्लेचर था यानी विधानसभा, उसमें बस एक सदन होने वाला था, मतलब बस वन हाउस होगा इस कन्फेडरेशन के लेजिस्लेचर में। साथ ही हर स्टेट के पास एक वोट का अधिकार था, चाहे उस स्टेट का पॉपुलेशन जो भी हो। पर स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं अमेरिका में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि स्टेट्स जो थी पहले उनमें एक कंपटीशन की भावना थी, है ना, वो मतलब आपस में compete करते थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी उनकी ये जो कंपटीशन की जो भावना थी वो फिर से आ जाती है। एंड इन स्टेट्स में जहाँ भी जिस भी स्टेट में पोर्ट्स हुआ करता था दोस्तों, जहाँ भी तट हुआ करता था, वो आयात किए गए सामानों के लिए, यानी अगर आप कोई सामान किसी और देश से इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए वो दूसरे स्टेट से ज़्यादा चार्ज करते थे, मतलब वो दूसरे स्टेट्स को और महंगे दामों पे बेचते थे। एंड अमेरिका जो है अब वो अनप्रोटेक्टेड है, तो उनके शिप्स को समुद्री लुटेरों का भी डर था। एंड एक बात ये भी थी कि जो स्टेट्स है दोस्तों, वो कन्फेडरेशन को पैसे नहीं भेज पा रहा था, जिस वजह से कन्फेडरेशन का जो खजाना है वो खाली होता जा रहा था।
एंड कॉन्फेडरेशन को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कर्ज था वो वापस नहीं कर पा रहा था। एंड साथ ही जो अमेरिकन सिटीजन जिन्होंने कॉन्टिनेंटल आर्मी के रूप में उनकी मदद की थी, उन सोल्जर्स ने जिन्होंने मदद की थी, उसको भी ये पे बैक नहीं कर पा रहा था कॉन्फेडरेशन। इन सभी चीज़ों की वजह से कॉन्फेडरेशन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि ना वो खुद से टैक्स लगा सकता था और ना ही उसको स्टेट पैसे भेज रहा है, तो वो कहाँ से ये सारी चीज़ें करेगा। इस वजह से 1787 में कुछ अमेरिकन जो लीडर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अब जो हमारा ये जो गणतंत्र है ये काफ़ी ज़्यादा संकट में है, एंड ये जो कॉन्फेडरेशन है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इस वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया जाता है दोस्तों, एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया जाता है फिलाडेल्फिया में, जिसमें कि 12 देशों के प्रतिनिधि आते हैं। और कौन नहीं आता है, तो जो रोड आइलैंड था उसके जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो नहीं आते हैं। ये जो 12 स्टेट्स है वो मिलकर सोचते हैं कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कन्फेडरेशन में क्या क्या करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य, अपने राष्ट्र के भविष्य को और बेहतर कर सके। तभी अचानक क्या होता है, इसी डिस्कशन के बीच में अचानक से एक बहुत ही रेडिकल डिसीजन ले लिया जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में, इस कॉन्फेडरेशन में बहुत ही ज़्यादा त्रुटियां हैं, है ना, एंड इतना ज़्यादा अमेंडमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। ये डिसीजन लिया जाता है कि अब एक नया संविधान, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए फिर आता है वर्जीनिया प्लान। वर्जीनिया प्लान की पेशकश जो है वो जेम्स मैडिसन करते हैं, और इसी वर्जीनिया प्लान के आधार पर काफ़ी महीनों तक डिस्कशन भी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान जो न्यू गवर्नमेंट है उसमें अब एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक जुडिशरी होगी, मतलब एक कार्यपालिका होगी, और अब एक न्यायपालिका भी होगी, जो कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में नहीं थी दोस्तों। और अब जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसमें 2 हाउस होगा, और कॉन्फेडरेशन में कितने हाउसेस होते थे, 1 हाउस होते थे। वर्जीनिया प्लान में था ये कि अब एक एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस होगा। एंड चूंकि इस प्लान में इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स थे वो नेशनलिस्ट थे, वो राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने नए गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देने की वरीयता दी इन कंपैरिजन विद कॉन्फेडरेशन, यानी कॉन्फेडरेशन से ज़्यादा शक्ति दी जाएगी इस नए गवर्नमेंट को। अब ये जो नया गवर्नमेंट था इसको टैक्स लगा सकता था, इसको टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। ये ट्रेड एंड कॉमर्स को, यानी व्यापार को नियंत्रित कर सकता था, मनी को कॉइन कर सकता था, ये अपनी आर्मी और नेवी खड़ी कर सकता था, एंड साथ ही ये ट्रीटीज बना सकता था, संधियां कर सकता था। एंड अगर किसी स्टेट्स के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका भी निवारण करने का, उसको भी सुलझाने का हक दिया गया, मतलब इस नए गवर्नमेंट को। टैक्स वसूलने का पावर मिल चुका था। अब गवर्नमेंट के पास एक सोर्स ऑफ इनकम का, इनकम के सोर्स का एक स्वतंत्र उसके पास था, है ना, इनकम का एक स्वतंत्र सोर्स था उसके पास। अब उसको किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा था। और कुछ राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि मैडिसन थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे, वो चाहते थे कि सरकार जो है ना वो नागरिक का प्रतिनिधित्व करे, ना कि राज्य का, है ना, वो जनता को रिप्रेजेंट करे, वो ये चाहते थे। एंड अब दोनों सदनों में, यानी कि जो सीनेट था एक सदन और दूसरा सदन दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो दोनों सदनों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से अब चुनाव होंगे। एंड फाइनली कन्वेंशन ने ये डिसाइड किया, मतलब इसमें काफ़ी बात विवाद चलता है कि किस तरह से इलेक्शन होगा। फाइनली कन्वेंशन ये डिसाइड करता है कि जो सीनेट था, जो कि उच्च सदन था, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगी, एंड हर स्टेट से 2 सीनेटर्स चुनकर आएंगे। और वही जो निचला सदन था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जो स्टेट का जो पॉपुलेशन होगा, उसकी जो जनसंख्या होगी, उसके आधार पर सीट्स डिसाइड की जाएंगी।
एंड वे लोग सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह से प्रतिनिधित्व का जो विभाजन हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, वो खुद में एक इनोवेशन था दोस्तों, जिसे कि फेडरलिज्म कहा गया, या जिसे कि संघ, हिंदी में हम कहेंगे संघवाद कहा गया। राष्ट्र की शक्ति और उसकी जो संप्रभुता थी, जो उसकी सोवरेनिटी थी, अब वो दो स्तर पे डिवाइडेड थी। एक थी स्टेट लेवल और दूसरा था नेशनल लेवल। पर ये जो कन्वेंशन था दोस्तों, ये दास प्रथा पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। सो कुछ टाइम बाद फिर से एक प्रस्ताव आता है जिसके मद्देनज़र यह सुझाव आता है कि जिन राज्यों में गुलाम रह रहे थे, उन गुलामों का जितना पॉपुलेशन होगा उसका 3/5 पार्ट लोअर हाउस में वाइट मैन के जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति चुनने की बात आती है कि राष्ट्रपति कौन होगा हमारे इस इंडिपेंडेंट अमेरिका का। सो अमेरिका का कंडीशन उस समय बिल्कुल भी सही नहीं था, फाइनेंशियली भी वो बिल्कुल ठीक नहीं था, कमज़ोर थे वो। एंड लोगों को ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर है यह समझा पाना भी संभव नहीं था उस समय। एंड कम्युनिकेशन की भी लैकिंग थी कि लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन कौन इस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना। इतना बड़ा देश है, कैसे पता चलेगा, पता भी नहीं चल पाएगा। सो इसलिए क्या होता है, सबकी सहमति से जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। सो इस तरह से जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो इंडिपेंडेंट अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको अमेरिकन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड कई वीडियोस आपको टॉपर्स वर्क के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप एक बार चेक करें। सो अब हम देखते हैं, अब कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए गए। इन जो शक्तियाँ दी जा रही है उसमें कुछ चेक्स भी तो लगाए जाएंगे ताकि उसका कुछ मिसयूज़ ना हो सके, तो शक्तियों का कोई दुष्प्रभाव ना हो, उसके लिए बहुत सारे चेक्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे जगह जगह पे जांच की जाती है। मतलब हर ब्रांच में इम्पीचमेंट का प्रावधान रखा गया, यानी हर ब्रांच में महाभियोग का एक प्रावधान रखा गया। शासन का जो काल था वो निश्चित किया गया कि क्या टेन्योर होगा, एक फिक्स टेन्योर होगा, वो किया गया। साथ ही एक जो मतलब जो भी पोस्ट है या जो भी ऑफिस है वो किसी दूसरे पर चेक लगा सकता है, वो दूसरे की पावर पे चेक लगा सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया। एंड एक अमेंडमेंट प्रोसेस रखा गया, एक सुधार का प्रोसेस का प्रावधान रखा गया ताकि आने वाली जनरेशन अपने अनुसार चेंजेस कर सके, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, अपने चीज़ों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सके। अब हम इसके कुछ क्रिटिक्स देख लेते हैं दोस्तों, यानी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। जैसे कि जब इन डेलीगेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकृति के लिए भेजा राज्यों को, तो अगर उसमें से 9 स्टेट्स अगर इसे अप्रूव कर देते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता। ठीक है, ये कानून बन जाता। एक क्रिटिक है सैमुअल एडम, ये एक क्रांतिकारी देशभक्त थे। वो कहते हैं कि यह गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है और ये एक डरने की बात है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर ज़्यादा पावर होगा एक के हाथों में तो इसका मिसयूज हो सकता था। एंड इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि इसमें लोगों की नेचुरल राइट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लोगों के नेचुरल राइट्स के बारे में उल्लेख नहीं था इस संविधान में। जो भी इस संविधान का अपोज कर रहे थे उन्हें एंटी फेडरलिस्ट कहा था इसके सपोर्टर्स ने। ये थे कुछ क्रिटिक। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके 4 मुख्य विशेषताएं थी। पहला था सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथकीकरण। दूसरा फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। थर्ड है बिल ऑफ राइट्स एंड फोर्थ है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट। सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे इसलिए यूज किया गया था ताकि पावर का एब्यूज ना हो सके, है ना, और लोगों का राइट्स को बचा के रखा जाए। इसको मतलब सेपरेट बांट दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको अलग अलग
पावर्स दे दिया गया था ताकि पावर्स का एब्यूज ना हो। फेडरलिज्म जो हम देखते हैं दोस्तों, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था। इसमें पावर को डिवाइड किया गया था राज्यों के बीच और सारे राज्य मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। फिर हम बिल ऑफ राइट्स देखते हैं। यह अमेरिका के नागरिकों की जो बुनियादी जो राइट्स थी उसको सुरक्षित करने के लिए लाया गया था बिल ऑफ राइट्स। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच था, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसके लिए लाया गया था इसे। क्योंकि इसके जो क्रिटिक थे उन्होंने कहा था कि इसमें जो है लोगों की नेचुरल राइट्स के बारे में नहीं है, सो इसलिए बाद में फिर बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया गया था। सो हम कंक्लूजन में देखते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म था। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में जो भी लूप होल्स थे उन सभी को इस नए संविधान में एड्रेस किया गया था। भले ही इसके निर्माण में बहुत सारे समस्याएं आई थी, बट फाइनली ये बना। एंड इस संविधान के बदौलत जो स्लेव्स थे वहां पे, जिनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी दोस्तों, उनकी कंडीशन भी अब सुधरने लगी थी और उनका राजनीतिक जीवन का मार्ग खुल गया था। और साथ ही पावर का कंसंट्रेशन ना हो इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाई गई थी इस नए संविधान में। सो फ्रेंड्स, अब हम एक फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि पहले कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लाती है 1776 में। सारे कॉलोनीज मिलकर किंग जॉर्ज III के खिलाफ लड़ते हैं। फिर आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन आता है वहाँ पर, जो कि लीग ऑफ फ्रेंडशिप था राज्यों के बीच में। इसको बहुत सारे अधिकार थे भी और बहुत सारे अधिकार नहीं भी थे, जैसे कि ये टैक्स नहीं लगा सकता था, इसके पास जो वाणिज्य और ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड राइट्स नहीं था, इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी, कोर्ट सिस्टम नहीं था इसमें, लेजिस्लेचर में भी बस वन हाउस था इसमें। फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स आपस में मतलब कंपटीशन करने लगते हैं, है ना। जिस स्टेट में पोर्ट्स थे वो बाकी अदर स्टेट से ओवरचार्ज करने लगते हैं। और कन्फेडरेशन को जो है स्टेट्स पैसा नहीं भेज पा रहा था, जिसके वजह से कन्फेडरेशन को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। वो जो कर्ज उसने लिया था वो वापस नहीं लौटा पा रहा था यूरोपियन कंट्रीज को। फिर बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि ये कन्फेडरेशन बहुत ही वीक हो चुका है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया जाता है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें कि 12 स्टेट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। फिलाडेल्फिया में होता है ये, और वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है कि अमेंडमेंट्स करना काफ़ी नहीं है, कितना अमेंडमेंट किया जाएगा क्योंकि त्रुटियां बहुत हैं। एक नया संविधान ही क्यों ना बना दिया जाए। इसके लिए वर्जीनिया प्लान लाया जाता है, जेम्स मैडिसन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इसमें क्या क्या था दोस्तों कि एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगा, जुडिशरी एक ब्रांच होगा, और लेजिस्लेचर जो है विधायिकी, अब उसमें 2 हाउसेस होंगे। इसको टैक्स लेने का अधिकार था, इसको अब स्टेट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा था। ये ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट कर सकता था, व्यापार को नियंत्रित कर सकता था, अपना खुद का मनी कॉइन कर सकता था, अपनी आर्मी नेवी बना सकता था, ट्रीटीज बना सकता था, एंड स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो इसको भी सॉल्व कर सकता था। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर फेडरलिज्म की बात आती है। फेडरलिज्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। पावर को जो है, पावर और सोवरेनिटी को 2 लेवल पे डिवाइड किया जाता है, एक था स्टेट, दूसरा था नेशनल। और ये एक काइंड ऑफ इनोवेशन था एंड अमेरिका का, जिसको कि फेडरलिज्म कहा गया। एंड फिर स्लेव्स की बात आती है। स्लेव्स के लिए ये लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको भी एड्रेस किया जाता है। फिर वाशिंगटन को सर्वसहमति से फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। फिर अब क्योंकि इतना पावर मिल रहा है तब उन पे चेक्स भी लगाना ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है। जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। और किसी भी जो भी पोस्ट है उसको उतना ही पावर दिया गया है जितना उसको ज़रूरत है, और उतना ही पावर दिया गया है जितना से कि वो बाकी दूसरों पे चेक्स लगा सके दोस्तों, है ना। एंड इसमें एक अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर रखा गया ताकि फ्यूचर में
फ्यूचर जनरेशन को अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने अनुसार फिर से कुछ बदलाव कर सके संविधान में। क्रिटिक्स आते हैं जैसे कि सैमुअल एडम, वो थोड़े वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया गया है गवर्नमेंट को, सो ये थोड़ा डर की बात भी है। एंड जो लोग भी इस संविधान के ओपोनेंट्स थे उन्हें एंटी फेडरलिस्ट कहा गया था। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि इसमें लोगों का नेचुरल राइट्स के बारे में कुछ एड्रेस नहीं किया गया था। सो इसीलिए बाद में बिल ऑफ राइट्स भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, मेन सेपरेशन ऑफ पावर था, शक्तियों का पृथकीकरण था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में बांट दिया गया था पावर्स को, फेडरलिज्म था, पावर्स को स्टेट्स के बीच में भी बांटा गया था और सारे स्टेट्स मिलके एक नेशन बना रहे थे। बिल ऑफ राइट्स था जिसमें कि उनका जो नेचुरल राइट्स वगैरह जो थे जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच, ये सब के बारे में कहा गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट दोस्तों, इसका मतलब होगा कि मतलब संवैधानिक रूप से चीज़ों को मतलब अब अच्छी तरीके से सुगठित कर दिया गया है। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फ्रेंड्स, हम हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग टॉपर्स वर्क एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।